हेलो दोस्तों, तो अब आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए सिवाय सीए फाइनल ऑडिट, बिकॉज पास्ट इज फॉर एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इज फॉर फोकस, सो दैट द फ्यूचर विल बी सक्सेस। तो हम चैप्टर वाइज टिप्स लेने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको 19 चैप्टर्स में, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, सारा सब कुछ एक जैसी सिमिलैरिटी के और फोकस के और डेप्थ के साथ आप कवर नहीं कर सकते। तो इन 1.5 डेज में, बेस्ड ऑन द आईसीआई पास्ट पेपर पैटर्न, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, स्किप कर सकते हैं, ओवरव्यू बेसिस पे देखना है, डेप्थ में देखना है, नहीं छोड़ना है, क्यू एंड ए कहां देखने हैं, नहीं देखने, इस तरह की चैप्टर वाइज टिप्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1, जिसमें एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस छोटे से चैप्टर के या मॉडरेट साइज के चैप्टर में से आप देखेंगे तो यू मे गेट ऑलमोस्ट लाइक 2 क्वेश्चंस, एमसीक्यू अलग डिस्क्रिप्टिव में। तो पूरी तरह से कवर करना है इसमें। देखिए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ऐसे 220 में और एसक्यूसी 1 में कंटेंट मटेरियल में अलग अलग दिया हुआ है। उस पर ध्यान रखें, क्या पूछा है उसके हिसाब से दे। समझ नहीं आ रहा है तो दोनों कट करके आ जाएं। क्योंकि गलत लिखने के मार्क्स नहीं कटते, सही के मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीज़ें आजकल इंस्टीट्यूट पूछने लग गया है, तो आप किसी भी चैप्टर में उसे स्किप ना करें जितना रिटेन कर सकते हैं, बट इसमें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आखिरी में छोटे से नफरा क्वालिटी रिव्यू और पीयर रिव्यू के पॉइंट्स दिए, उसे देख ले, कभी एक आध एमसीक्यू उस पे आ गया तो। कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2, जिसमें फ्रॉड्स, लॉज एंड रेगुलेशन, टीसीडब्ल्यूजी कम्युनिकेशन, जॉइंट ऑडिट और 402 विच इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करने वाली एंटिटी के स्टैंडर्ड है। फ्रॉड का एज सच देखेंगे तो बहुत रिपीटेटिव मैनर में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट इंटरमीडिएट जब हटा दिया है, 240 यहाँ आ गया है, तो उस सेंस में कवर करना चाहिए। आप कीवर्ड बेस कवर कर ले ताकि अपने हिसाब से आंसर लिख पाए। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अलग अलग तरह के आपके जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आप उसको मन से लिखें, क्योंकि आप रिटेन शायद ही उसे कर पाएंगे, तो आई नॉट सजेस्ट कि इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करें अभी। 250 में आप समझ लीजिए कि ये स्टैंडर्ड बेसिकली किस बारे में बात करता है, और इसमें जो आखिरी में दिया गया है कि अगर आपको नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होते हैं तो क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, रिपोर्टिंग कैसे होगी, उस पर फोकस करना ध्यान से। बाकी ओवरऑल सिंपल सा स्टैंडर्ड है। 260 ओवरव्यू ले लीजिए, नॉट वन ऑफ द मोस्ट आज स्टैंडर्ड। 299 सिंपल छोटा सा स्टैंडर्ड है, जॉइंट ऑडिट का हो जाएगा। 400 तो अपने आप में काफ़ी लेंदी है, इसका कंटेंट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में काफ़ी है, उसी के बेसिस पर अपने मटेरियल में भी कंटेंट है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसे 100% करें। पर इसमें एक ध्यान रखना दोस्त, आप है ना, जब इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को पर्टिकुलरली पढ़ो तो हेडिंग पढ़ना और फिर उसके बाद पढ़ना उसमें कंटेंट क्या दिया है। बहुत बड़ा रिस्क है कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे, आप कुछ पॉइंट्स लिख के आ जाओगे और मालूम बड़ा सजेस्टेड आंसर में कुछ और पॉइंट आए। ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, इनफैक्ट पूरे ऑडिट में आपको अफेक्ट कर सकती है। तो आखिरी में मैं आपको कुछ ओवरऑल टिप्स दूंगा कि एग्जाम में स्टडी में आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है पूरे रिवीजन के दौरान ध्यान रखना दोस्त। पहले हेडिंग पढ़ना, फिर उसके बाद उसमें जो दिया गया है कंटेंट वो पढ़ना। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि कई बार चीज़ें हमने इतनी देखी हुई रहती है, हम सीधे कंटेंट पढ़ पढ़ के आगे तेज़ी से रिवाइज करने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये स्कोप के अंदर आएगा या नेचर ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। क्या ये इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो लकीर का फ़कीर है, हेडिंग और उसके नीचे के कंटेंट के हिसाब से ही मार्क्स देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे रिवीजन के दौरान हेडिंग पर फोकस करो। यहाँ इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ये और भी ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े से ओवरलैपिंग टॉपिक्स है। एक जैसी 2 टॉपिक्स देख के उसके कंटेंट एक जैसे आप हो सकता है आप उसमें एक्सचेंज कर दो, एग्जाम में इंटरचेंज कर दो। इनफैक्ट क्या क्या टॉपिक्स है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी हरकत और की आपके लिए। अपनी जो नई किताब है ऑडिट क्रश, जो ऑब्वियस सी बात है अभी आप लोगों के पास नहीं होगी, उसमें हमने हर चैप्टर के सामने एक इंडेक्स बनाया, एकदम कैंडी क्रश टाइप का। हा, देखते देखते ऐसा लगता है खेल खेल में ऑडिट हो जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, ये मैंने शेयर किया है, सब कुछ डाउनलोडेड है। यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन पे जाओगे तो क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड दिस क्रोम से, क्योंकि कई बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सएप बंद कर देते हैं एग्जाम के दौरान, तो ये आप ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो। इधर क्या है ना दोस्त, हर पर्टिकुलर चैप्टर में जितने पर्टिकुलर टॉपिक्स है ये सब दिए हुए। आई विल नॉट से कि ये एकदम माइक्रो लेवल का इंडेक्स है, हाँ, बट ये मैक्रो से एक लेवल नीचे का है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, रिवीजन के लिए भी रख सकते हो कि चैप्टर 1 में मेरे ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए, यानी कि ब्रॉडली मैंने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो कवर करने के बाद हर चैप्टर ये इंडेक्स देख के देखना कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं वो सब मेरे कवर हो गई है, याद आ रही है या नहीं। और अभी जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ उसमें कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लिया कि भैया ये एटलीस्ट हमें भूलना नहीं है।
आप देखोगे मैंने सबके इंडेक्स अलग से निकाल के ये पूरे आपके लिए क्या कर दिए, 30 पेज के तो अपने ऑडिट क्रश की किताब में सिर्फ चैप्टर वाइज इंडेक्स ही हैं। तो इसमें डिटेल में, जैसे कि आप देखो प्रोफेशनल एथिक्स है तो उसमें एकदम डिटेल में सारे सेक्शंस कौन कौन से कवर होते हैं। देन क्लॉजेस तो एक जगह आपको मिल जाएंगे, तो रिवीजन में भी इजी रहेगा, चलो क्लॉज नंबर याद रखना है 1 2 3 4, ऐसे ही कारों में भी यूज़ कर सकते हो। काउंसिल की जितनी गाइडलाइंस है इस तरह से आपको सिस्टमैटिकली चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, सो नेवरदलेस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नाउ इज चैप्टर नंबर 2 हमने कवर कर लिया, अब 3 पर आते हैं। अब ये सब ऐसे बेस्ड चैप्टर है, इनका एग्जाम में आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 45 to 55 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर 1 to 11 का। उसमें 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 डिसेंटली इंपॉर्टेंट है, 3 भी डिसेंट इंपॉर्टेंस का है। इसमें ऑडिट प्लानिंग 600 सीरीज पूरी, जिसमें कि अदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, एक्सपर्ट, एस्टिमेट्स और 450, ये सारे स्टैंडर्ड कवर्ड है। मैं चैप्टर वाइज आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाइज दे रहा हूँ, आप स्टैंडर्ड वाइज पढ़ रहे हो, दैट्स योर कॉल, पर हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं क्लास में। 300 वाले जो ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसमें ओवरव्यू ले लीजिए, थोड़ा सा ऑडिट स्ट्रैटेजी और चेंजेस इन ऑडिट प्लान वगैरह, और मुझे लगता है इस बार ऑडिट प्रोग्राम तो इन पे आप फोकस कर सकते हो। 600 सिंपल और शॉर्ट है एज एन, तो आप इजीली पूरा कवर कर लें, जहाँ भी सिंपल एंड शॉर्ट लिखा है यानी यहाँ फटाफट करके इसको कवर कर लेना हो जाएगा। 610 इंटरनल ऑडिट है, इसके ऊपर चैप्टर 16 भी है, जो काफ़ी लेंदी और थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है 16 पूछा मुझसे कवर नहीं होगा विच इज़ इंटरनल ऑडिट, तो आप 610 को प्रायोरिटाइज करो और फिर इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है या मार्क कराई है उस पर आप फोकस कर सकते हो। तो दिस इज टू बी स्टडीड अलॉन्ग विद चैप्टर 16। जो मैं आपको प्लान बताऊंगा कि आज कल परसों आपको कैसे क्या क्या चीज़ें मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, उसको मैंने इसको ध्यान में रख के बनाया। 620 बहुत लेंदी कंटेंट दिया हुआ है स्टैंडर्ड का, ऑडिटर्स एक्सपर्ट का, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये लेंदी है पर फिर भी आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना, खासतौर पे जो अग्रीमेंट एक्सपर्ट से करते हो, और जो भी आखिरी में चीज़ें दी गई है एवेल्युएशन ऑफ वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट। 520 सिंपल छोटा सा दिया ओवरव्यू ये, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल के स्टैंडर्ड है। 520 530 सैम्पलिंग, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो उस सेंस में आप इसको ओवरव्यू बेसिस पे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 540 क्योंकि इंटर में नहीं था इसलिए मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है, पर काफ़ी लेंदी है। आप ध्यान रखो कि आपने जो स्टडी मटेरियल में कंटेंट दिया है उतना ही फोकस करके कवर कर ले, अपन क्लास में उतना करते हैं। उसके बियॉन्ड कुछ चीज़ें हैं जिनमें अपन रेड लाइन लगा देते हैं कि भैया मटेरियल में नहीं है पर समझने के लिए, या स्टैंडर्ड का पार्ट है आईसीआई के मटेरियल में नहीं है तो देख लो, उसे आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे स्टडी मटेरियल बेस देख लो। इनफैक्ट वो रेड ब्रैकेट वाली सारी चीज़ें भी आपको स्किप करना है, आप कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है, पर उसके बावजूद भी हमसे सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं बोलूँगा ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट प्रोसीजर, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट बायस, और जो अलग अलग तरह के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क, फेयर वैल्यू, नॉन फेयर वैल्यू, उन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लीजिए। 450 अगेन सिंपल एंड शॉर्ट है, अच्छे से कवर कर सकते हो। चैप्टर 4 पिछले 3 अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, तो हो सकता है इस बार इंस्टीट्यूट पैटर्न अगर बदले तो ज़्यादा पूछ ले, पर अगर ऐसा ना करे तो मेरे हिसाब से ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको आखिरी के लिए रखो, क्योंकि काफ़ी लेंदी और कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इन द सेंस, इसमें वही वाली बात है, इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, स्कोप अलग है, सिस्टम अलग है, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो आप आखिरी में रखें, उसमें भी आप क्या करें, लेंदी है तो सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, मेरे हिसाब से रिस्क बेस्ड ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अगर इंटरनल कंट्रोल को फोकस करके पढ़ रहे हो तो वापस हेडिंग पे खास ध्यान देना कि आप किसके अंदर कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हो। मैंने एक सिंपल 1 पेजर बनाया इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, वो 1 पेजर मैं आपको एक बार शो करता हूँ। ये दोस्तों क्रश में एक 1 पेजर समरी है, मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 100 समरी में क्या क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या पॉइंट है, स्कोप में क्या क्या, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, ये ऑडिट क्रश में भी डाला हुआ है। ऐसे कई कोई चीज़ है तो एकदम 100 करके मैंने इंक्लूड कर रखी है। स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, तो अगर आपको चैप्टर 4 में ज़रा भी समय नहीं मिले और आपको लगता है आप इसे फॉलो कर सकते हो तो यू कैन गो विद इट। इसमें सारे कीवर्ड्स आपको इंटरनल कंट्रोल पूरे चैप्टर रिलेटेड नहीं मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग ऑल दिस पर्टिकुलर स्टफ। चलिए दोस्तों, तो अब इसके बाद आ जाते हैं अपन चैप्टर 5 और 6। ये 500 सीरीज है आपकी पूरी, जिसमें 6 नंबर सच सिर्फ 3 स्टैंडर्ड की बात करता है और इसके ऊपर यूजुअली एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता ही है। तो मेरा कहना है कि है ना, पहले आप इस पर फोकस करके बढ़िया कर लो इसको।
इसमें 560 सब्सिक्वेंट इवेंट छोटा सा है, पूरा हो जाएगा। 570 गोइंग कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली आप फोकस करना किस पे, ऑडिट प्रोसीजर अगर आपको लगता है मटीरियल अनसर्टेनिटी है, और रिपोर्टिंग कैसे कैसे करते हैं अलग अलग केस में। रिपोर्टिंग बहुत ध्यान से देखना, लगे तो एक आध दो क्वेश्चन भी देख लेना कि क्या क्या किस केस में कैसे रिपोर्ट दिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर सब कुछ सही है तो हम गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ देते हैं, इन केस अगर इवेंट्स और कंडीशंस हैं लेकिन एंटिटी गोइंग कंसर्न है। एम्फेसिस ऑफ मैटर यहाँ पर नहीं आता है 700 सीरीज में। ये सब जो फाइन प्रिंट्स है इस पर खास ध्यान देना। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो 570 नहीं लगता है। गोइंग कंसर्न माना है मैनेजमेंट ने पर ऑडिटर के हिसाब से नहीं है तो 570 लगेगा। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सोच के बनाए गोइंग कंसर्न नहीं है तो नहीं है। उन सब चीज़ों पे फोकस करना। 580 शॉर्ट एंड सिंपल बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पे। तो मेरा कहना है 6 के आप सारे पहले कवर कर लो। 5 में 500 ओवरव्यू बेसिस पे करोगे टलेगा। इसमें अगर कुछ चीज़ ही कवर करनी है तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है मेरे हिसाब से। ये सब मेरा जजमेंट है बेस्ड ऑन पास्ट। अगर पेपर पैटर्न एकदम चेंज होता है तो बात लगे। 501, 505 और 510 तो ये तो ऑडिट ऑफ सिलेक्टिव आइटम्स हो गया, जिसमें इन्वेंटरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिगेशन क्लेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग एवरेज इंपॉर्टेंस। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत बार पूछते हैं और 510 छोटा सा है। तो मेरा कहना है ये 100% कवर करना है अपने को। 530 आप हिस्टोरिकली इंटर में आता है तो ओवरव्यू बेसिस पे देख लो जितना देखना है, और हो सकता है इस पर कभी एमसीक्यू आए तो उस तरह से आप इसको कॉन्सेप्चुअली बस एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। 550 अपने आप में लेंदी है दोस्तों, अच्छे से कवर करना है बट मुश्किल है इसके सारे पार्ट्स को कवर करना। तो मेरा कहना है कि जितने पार्ट में आप कंफर्टेबल हो उस पर फोकस कर लो। नई चीज़ करने का अपने पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर है तो वो है चैप्टर 7। तो 1 और 7 अगेन हिस्टोरिकल पैटर्न के आधार पे। 7 में 700 सीरीज में 700 में ओवरव्यू ले लेना। इसके जो आखिरी के 3 टॉपिक है ऑडिट क्रश से देख लेना कौन से 3 टॉपिक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना। ऑडिट रिपोर्ट के टाइटल कंटेंट उसके अंदर क्या लिखा रहता है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या आता है उसकी हेडिंग्स देख लेना। 701 की ऑडिट मैटर सिंपल शॉर्ट है, पूरा कवर हो जाएगा। 705 इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें खास तौर पे कुछ क्वेश्चंस देखना कि एग्जाम में अगर क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन बनाने की बात हुई है तो कैसे बनाएं। 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर शॉर्ट एग्जाम्पल्स देख लेना, और यहाँ पे कंपेरेटिव्स है, सिंपल शॉर्ट है तो पूरा देख लो। 720 बहुत बड़ा है तो ये डीसी बेस करना, 2 पेज में जो कवर किया गया है वहाँ पे, और उतने से आपको पूरे लॉजिक समझ में आ जाएंगे। फ्लो समझ में आना चाहिए कि भैया अगर ऑडिटर का नॉलेज डिफरेंट है और अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और बात कर रही है, मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी है या मटीरियल में स्टेटमेंट है, ओआई में है हमारे केस में, तो किस में क्या करना है वो लॉजिक्स ध्यान होना चाहिए। और फिर फाइनली जो इसका रिपोर्टिंग वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो वापस से कि आप रिपोर्ट कैसे करते हो। तो डीसी में फोकस्ड कंटेंट ही दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। कंपनी ऑडिट रिपोर्टिंग ओवरव्यू प्रोविजंस जो दिए गए हैं आपको, जैसे 141 सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 1 स्पेसिफिक इंक्वायरीज क्या करना है वो सब, तो प्रोविजंस के ऊपर हो सकता है एमसीक्यू कभी आ जाए, हालांकि बहुत पूछते नहीं है तो उस एंगल से देखना है। बट कारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्लॉज नंबर याद करना है क्या? बिल्कुल याद करना है। एग्जाम में इंस्टीट्यूट ये भी पूछता है कि इसको कैसे डिस्क्लोजर प्रेजेंट करोगे, वो भी आपको देखना चाहिए। तो मेरा तो आपको बिल्कुल कहना है कि कारो पे आप अच्छा फोकस देना, चैप्टर 7 पूरा बहुत अच्छे से करना। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे आपको बहुत आसानी से बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। पास्ट पैटर्न देखे तो ये 4 नए चैप्टर है और इसके 4 में से 3 पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके पास क्या है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं नहीं, इनके बढ़िया रिवीजन वीडियोस भी हैं। अगर आपके पास अभी भी प्रॉब्लम है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिवीजन वीडियोस देख के आप कवर कर सकते हो। 800 सीरीज से शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैं चारों चैप्टर के बारे में कुछ कॉमन बातें बोलता हूँ। अगर आपको लगता है सर ये कन्फ्यूजिंग है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें इंटरमिंगल हो रही है, इतना सारा कैसे कवर करें, आप बोल रहे हो छोटे, तो अगर आपको सिलेक्टिव करना है ना तो सब में 3 चीज़ों पे फोकस करना। सबसे पहले ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं, उसके क्या कंसिडरेशन है, और अगर उसमें कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरा, क्या प्रोसीजर्स उसमें लगाने हैं, और तीसरा, रिपोर्टिंग कैसे होती है। क्या रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट याद करना है कि सर हमको क्या क्या लिखना है? तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं कहूँगा कि जो चीज़ें नॉर्मल ऐसे 700 की रिपोर्ट से अलग है, जैसे कि यहाँ पे हम लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हैं तो उसकी वर्डिंग क्या होती है, या हम लिमिटेड अश्योरेंस की बजाय कंक्लूजन दे रहे हैं जैसे रिव्यू के केस में, नॉट 800 सीरीज में चारों चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो क्या वर्डिंग्स यूज होती है, तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करना। प्लस इसके अलावा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्क्लोजर वहाँ देना होता है रिपोर्ट में, तो जो चीज़ें डिफरेंट है नॉर्मल से उस पर फोकस करना। इन चारों चैप्टर में कहाँ मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं और कहाँ नहीं, और देने के क्या तरीके।
तो ऐसे आप रिव्यू में गोइंग कंसर्न वाले मैटर के ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर आता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ नहीं आता। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। जैसे कुछ जगह पर आपके पास मॉडिफाइड ओपिनियन में सिर्फ एडवर्स ओपिनियन देने का ही ऑब्जेक्ट परमिशन है, तो इधर यू गिव एन अनमॉडिफाइड और एडवर्स। तो ये सारे स्टैंडर्ड 800 से 4000 सीरीज में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड में किस किस तरह के ओपिनियन दिए जा सकते हैं। यू कैन गेट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव बोथ ऑन दिस। तो मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है ओपिनियन में, कि ऑडिट मैटर गोइंग कंसर्न, वो सब आपको पता होना चाहिए। किसी भी चैप्टर में अगर स्पेसिफिकली कुछ चीज परमिट बना की गई है तो उस पर फोकस करूँ। 800 सीरीज में 3 स्टैंडर्ड है, 800, 805 ये छोटे सिंपल आसान है, और 810 थोड़ा सा लेंदी है। इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, पिछले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन चारों में से। 4400 सीरीज छोटे से 2 स्टैंडर्ड है, 4400 और 4410, कंपाइलेशन और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर 4410, 4400 रिस्पेक्टिवली। सिंपल छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी नहीं है, कवर हो जाएगा, फोकस करके कर लेना। आप सभी में सिंपल छोटा सा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा, जहाँ पे है ज़्यादा या छोड़ने जैसा मैं वो भी बताऊँ। जैसे कि 2400 सीरीज रिव्यू वाले थोड़े से एलोंगेटेड हो जाते हैं और सिमिलर टाइप के प्रोविजंस दिखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना कि 2400 कब लगेगा, 2410 कब लगेगा। एक जब ऑलरेडी आप ऑडिटर हो, ऑडिट कर रहे हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक जब ऐसा नहीं। एंड उसमें जो प्रोसीजर्स है हमारे वो क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, अदर प्रोसीजर्स, कौन से क्या क्या लग रहे हैं। तो ये आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हो, ऐसा मेरा कहना है कि ये ओवरव्यू बेस कर लो। बाकी सब जो चैप्टर 8 की टिप्स है वही देख। हाँ, 3400 सीरीज में 3 स्टैंडर्ड है, एक 402 से रिलेटेड 3402, तो 402 के साथ पढ़ लेना तो बहुत ईजी रहेगा। 3400 आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की चेकिंग पेज, इसमें जो मैंने 3 बातें बोली थी इन पे ध्यान रखना, बस ये चीज़ों पे ध्यान रख के आप उसको कवर कर लेना। 3420 में मेन ये समझना कि वो स्टैंडर्ड बनाया किस पर्पस के लिए गया है। तो इन तीनों में कौन सा स्टैंडर्ड कब लग रहा है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 3420 में क्या होती है, इसका रेलेवेंस क्या है। तो ये थोड़ा सा आप क्लिक करना, इसको ये सेग्रीगेट करने में कि कहाँ कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है, दैट शुड बी योर फोकस एरिया। डिजिटल ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, पर बहुत लेंदी है तो बच्चा पूरा डिटेल नहीं कर पाता। तो देखो यूजुअली एमसीक्यू है ना, इन टॉपिक पे आते हैं, साइबर रिस्क, ऑटोमेटेड टूल, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट और आईटी डिपेंडेंसी। तो इन्हें आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया ये रैंसमवेयर है या ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, क्या केस है, आपको ये समझ में आना चाहिए, तो उस पर फोकस करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लग रहा है मुश्किल है तो फिर मेरे हिसाब से ये टॉपिक शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसके बाहर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं है जो आने वाला है अभी 2 दिन बाद तुम्हारा, बट पास पैटर्न के आधार पर। कमिंग ऑन टू ग्रुप ऑडिट, ग्रुप ऑडिट में ओवरव्यू बेस पढ़ाई कर लेना, क्वेश्चन आंसर बेस से भी पढ़ोगे तो इसमें चलेगा कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन है, उसके हिसाब से देख लिया। पर इसमें 6 से 8 मार्क का मैंने देखा है कि पास्ट एग्जाम्स में कभी एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो ये मत सोचना कि मुझे ये छोड़ के जाना है, कवर करना है, और बहुत सिंपल, मतलब एज एन आप ओवरव्यू लोगे तो इसके एमसीक्यूज आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें लास्ट में एक रिपोर्टिंग वाला 5 केस दिए हुए हैं, उस पर फोकस कर लेना। अब एक बड़ा एरिया जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, चैप्टर नंबर 14। मेरा कहना है पहले एनबीएफसी पढ़ लो, इसको पूरा कवर कर लो, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुए थे कुछ समय पहले। बैंक ऑडिट में प्रॉब्लम ज़्यादा है, एनबीएफसी की उतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है। तो बैंक ऑडिट के लिए अब मैं क्या करूं, अगर आप पूरा कवर कर सकते हो तो आपको ये वीडियो नहीं देखना है, आप तो कर ही रहे हो, लेकिन छोड़ के भूल के भी मत आना, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि एक एमसीक्यू जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन यानी 6 से 8 मार्क का एमसीक्यू पूरा बैंक ऑडिट पे आ गया। तो एमसीक्यू रिस्क नहीं लेना तो छोड़ नहीं सकते, पहला। दूसरा, किन पे फोकस कर सकते हो, तो मैंने स्पेसिफिकली मेरे एक्सपीरियंस से बताया है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, प्लस जहां जहां भी कोई प्रोविजन दिया, आरबीआई के नॉर्म्स हैं, कोई भी तरह की चीज़ है, तो उन सब पे तो आपको पूरी कवरेज रखनी है। एनपीए के नॉर्म्स हो गए, आपके टेम्पररी ओवरड्राफ्ट लिमिट्स के नॉर्म्स हो गए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नॉर्म्स हो गए, ये जहां प्रोविजंस दिए हुए हैं कि ये फिक्स ऐसे ही होता है वो। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है कि इंटरनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए या कैसे चेक करेंगे, तो उसमें पहला फोकस आप किसके ऊपर रख सकते हो, एडवांसेस, कंटिजेंट लायबिलिटी और कैपिटल। फिर आपके पास टाइम बचे और देखना है तो इंटरनल कंट्रोल, और फिर उसके बाद आपके रिपोर्टिंग के प्रोविजंस हो गए या फिर कॉन्करेंट ऑडिट, ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली बात है कुछ भी आ सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू कि अगर आपके पास समय की कमी है तो कैसे प्रायोरिटाइज करना है, इस वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर एक आध एमसीक्यू कभी आ गया तो, बाकी बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है। कई बार ऐसा होता है 2-2 अटेम्प्ट, 3-3 अटेम्प्ट तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। तो आप ओवरव्यू बेस देख सकते हो इसके ऊपर। आखिरी के लिए रखना है इसमें फोकस करना है तो कमिटी और टाइप्स ऑफ पीएसयू ऑडिट और रिपोर्टिंग, ये 3 चीज़ों पे कर सकते हो आप। बाकी नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स,
ये सब तरह की चीज़ों को आप थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चलेगा। 16 मैंने आपको बता दिया कि बहुत लंबा चैप्टर, एसन थ्योरी बहुत सारी है इसके अंदर, सिलेक्टिव बेसिस पे ही करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल आप बहुत अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर चुके हो। पहले 610 वाले प्रोविजन पे फोकस करना हो, कंपेरेटिवली आसान है एग्जाम के लिए, बाद में दूसरे ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक। अब इसमें ये वाला मेरे हिसाब से पूरा सिलेक्टिव करो, पूरा करना ही मत, एग्जाम में ध्यान भी नहीं रख पाओगे। तो ड्यू डिलिजेंस में फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो जो मैटर कवर होते हैं और रिपोर्टिंग, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। फॉरेंसिक पूरा देखना। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करना, एक तो सिर्फ ओवरव्यू लेना है, डिटेल्स में नहीं जाना है। फोकस किस पे करना है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक तो बिजनेस इन्वेस्टिगेशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स है, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, प्रॉफिट्स, उस तरह की चीज़ें, वो वाला पॉइंट। सारे नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस ब्रॉडली देख लेना कि किस तरह के पॉइंट एग्जाम में मन से लिखेंगे। और आप देखना इन्वेस्टिगेशन में लास्ट में टॉपिक है कि इन्वेंट्री, कैश, सप्लाई लेजर, डिटेल लेजर, कैश रिसीव, कैश पेमेंट में फ्रॉड्स कैसे हो सकते हैं और इसे इन्वेस्टिगेट करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ों पे फोकस कर लो। फिर बाकी डमी कंपनी, शेल कंपनीज वाले जो हैं, टाइप्स ऑफ अलग अलग फ्रॉड्स हैं, उनके ऊपर आप कम फोकस करोगे, छोड़ भी दोगे, आई थिंक टाइम नहीं है तो चल जाएगा मेरे हिसाब से। एंड देन आफ्टर दैट कमिंग ऑन टू SDG ESG, अच्छे से करना बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 और 18 दोनों नए हैं इस कारण से, तो ये तो देखना है आपको। और इन पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको फिर सिलेक्टिव जाना है तो कोर प्रिंसिपल ज़्यादा पूछे गए हैं और BRSR रिपोर्टिंग, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर पहले शुरू कर देना। इसके ऊपर भी आप MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस इस पर क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आते। कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर? क्वेश्चन इन द सेंस ऑफ, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपको ऐसा आएगा कि बताओ इसमें कौन सा कोर प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस तरह से ध्यान रखना। एथिक्स तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है, 100% करना है। सिर्फ क्लॉजेस पे फोकस करने वाली गलती मत कर देना, इक्वली फोकस करना आप काउंसिल जनरल गाइडलाइन, ESB के डिसीजन, BRSR के ऊपर जो अभी रिसेंट डिसीजन है जिसमें बोला गया है कि भैया स्टैट्यूटरी ऑडिटर BRSR की भी रिपोर्ट दे सकता है, उस पर कोई एडवाइस भी दे सकता है, लेकिन प्रिपरेशन का काम नहीं कर सकता। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इस बार कोर्ट के हैं, ये सब अपने को कवर करने का है। तो मुझे लगता है कि इससे अब आपको क्या होएगा, एक गाइडलाइन, एक यू समझ लो दिस इज मोर लाइक अ लाइट हाउस फॉर यू, कि चलो कहीं पर मुझे कुछ छोड़ना है या कुछ चीज़ों को मुझे फोकस ज़्यादा कम करनी है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। चलो दोस्तों, तो अब अपनी तैयारी की बारी है, सेल्फ स्टडी का समय है, यू हैव टू डू इट। आखिरी में मेरी तरफ से टिप्स, सबसे पहले मैंने बोला हेडिंग पे फोकस करना। इस समय क्या क्वेश्चन आंसर देखना, तो ऑडिट में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस नए आते हैं, रिपीट क्वेश्चंस पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कम रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपने मार्क किए आखिरी समय के लिए, जो पन्ने मोड़ रखें कि यार ये देखना है, वो वाले देख लेना, इंपॉर्टेंट है तो वो भी टाइम मिले तो देखो, तो चैप्टर के साथ साथ देख लेना। नहीं टाइम मिले तो आखिरी में एग्जाम्स में जाने से पहले बीच में कहीं आधी घंटा आपके पास एक्स्ट्रा हो, तो उस समय जो जो मार्क करे हुए क्वेश्चन आंसर से एक बार पलटा लेना कि चलो ये क्वेश्चन में ये आंसर था, ये क्वेश्चन, तो सिमिलर क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। जिस दिन AFM की एग्जाम देके आओगे उस दिन एथिक्स और चैप्टर 1 कवर करना। कई बार बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ एथिक्स कवर कर पाते हैं, उसका इम्पैक्ट उनके पास थर्ड डे पर आएगा, जिस दिन आपका ऑडिट का पेपर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूटेगी आपकी। डे बिफोर एग्जाम के सेशन को आप टोटल 4 सेशन में बांट दो, 3-3 साढ़े 3 घंटे के। सबसे सुबह सुबह उठते से ही मेरे हिसाब से आप चैप्टर 5 to 7 कर लो, बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि 7 बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और उसके साथ 500 सीरीज भी हो जाएगी तुम्हारी, एकदम डुएबल है। उसके बाद 8 to 12 कर लेना, 8, 9, 10, 11 रिलेटेबल है और साथ में करना ही पड़ेंगे, क्योंकि तुमको क्लैरिटी आना चाहिए कि आपस में किस में कौन सी चीज़ है। इसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के 12 डिजिटल ऑडिट भी, क्योंकि थ्योरी है, साथ में करवा देना। पोस्ट मील सेशन में आप शुरू करना NBFC से, फिर बैंक ऑडिट, फिर ग्रुप ऑडिट और SDG ESG। एंड देन इसके बाद आपका जो इवनिंग सेशन रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, 2, 3, 16 और 15। ये मैंने इस लॉजिक से बनाया है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पहले कवर हो जाए, प्लस आप इसमें कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए। इसके बाद एग्जाम दिन वाले मॉर्निंग में आपको क्या करना है, चैप्टर 17 और 4, ये इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ एग्जाम में एकदम रिलेट हो जाएगा, क्योंकि इनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। स्किप करने की नौबत आई, बाकी सारे टॉपिक्स में से कुछ भी छूटा है तो पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद 4 पर जाएंगे, अदरवाइज 4 को आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हो, वंस अगेन बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न। रिव्यू करना है आपको, तो इस समय क्या मुझे जो पढ़ा है मैंने 2 दिन में वो और रिव्यू करना है, टाइम ही नहीं बचेगा। पर फिर भी पूरे पढ़ने रिवीजन के दौरान कहीं भी कोई चीज़ लग रही आ रही है, मैं भूल रहा हूँ, तो पन्ने मोड़ के रखना, बाकी सारे पन्ने खोल देना, जहाँ इंपॉर्टेंट है मोड़ के रखना, ताकि आखिरी में आधे घंटे 1 घंटे आप इस समय के लिए रखना कि जो मैंने पिछले 2 दिन में देखा है एक बार वापस से देखना है, मुझे पता रहे कि मैं वो देख लूँ। उस समय पन्ने घुमाने में पैनिक मत करना। और उसके बाद में मई 25 या नवंबर 24 का कोई भी एक पेपर का प्रिंट आउट निकाल के रख लो, नहीं तो PDF देख लेना,
और बढ़िया ऐसे जहाँ पे 5 मिनट मिले एक बार पढ़ लेना, तो आपके दिमाग में वो लैंग्वेज, वो फॉर्मेट छप जाएगा, एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो मदद करेगा। कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन, प्रेयर, कुछ बोलना है, आंखें बंद करके बैठना है, एकदम शांत दिमाग के साथ। आपको बीच में अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक देना है, बिकॉज दीज 1.5-2 days वुड बी वेरी एक्शन पैक्ड। और डेली 5 मिनट की कम से कम बॉडी को स्ट्रेचिंग दीजिए। दिस इज थ्रू आउट योर सीए एग्जाम्स। एग्जाम हॉल में जब आप पार्ट 2 पढ़ेंगे, आपको जब दिया जाएगा, तो आपको पहले ये पता करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ूंगा और कौन सा पहला और दूसरा करूंगा, उसके बाद की भी सीक्वेंस तय करो तो अच्छा। अप्रोच क्या होना चाहिए एमसीक्यूज के प्रति? तो एमसीक्यूज पास्ट पेपर पैटर्न के बेसिस पे काफ़ी लेंदी हैं, टाइम लेते हैं, और ऐसा नहीं है बहुत इजीली स्कोर करने देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 डिस्क्रिप्टिव जिसमें आप एकदम शॉर्ट कॉन्फिडेंट हो। कई बार हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में भी 3 क्वेश्चन में से 2 में बहुत कॉन्फिडेंट है, 1 में एवरेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसमें आपको लग रहा है आउट ऑफ द 5 विच यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस, द 2 बेस्ट क्वेश्चंस, यू नीड टू फर्स्ट राइट देम, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस विद दैट। अगर आपको लग रहा है तीसरा डिस्क्रिप्टिव भी आपका बहुत स्ट्रांग है, आप वहां पे वो कर लो। नहीं लग रहा है तो फिर आप एमसीक्यू पे जंप कर लो। ये सब अगर आपने मॉक टेस्ट दे के अपने पैटर्न सही कर रखे हैं तो आप वो फॉलो करो, इस पे मत आओ। मेरे इस पूरे के पीछे लॉजिक क्या है? द आइडिया इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एज वी अटेम्प्ट पेपर, इट्स ऑल इन द माइंड हियर। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस के कारण सो कॉल्ड भूली हुई चीजें याद आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो एकदम पक्की पक्की की हुई चीजें भी भूल जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपने बढ़िया कर दिए, तीसरा आपको आता है डिस्क्रिप्टिव, बहुत अच्छा कर दीजिए। नहीं आता है एमसीक्यू पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपने एमसीक्यू से पहले पढ़े भी नहीं होंगे, मिलते नहीं है रीडिंग टाइम में, और फिर बढ़िया मस्ती के साथ एमसीक्यूज दो। एमसीक्यूज कवर करने के बाद फिर बचे हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अपने को करना है। कोशिश क्या है हमारा? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाना है, पेपर प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में अपने को सॉल्व करना है। ध्यान रखना दोस्तों, अब जो तुम्हारे पेपर देके आ चुके हो, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज द गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से करिएगा दोस्तों अपने ऑडिट के पेपर को। ये पेपर हो सकता है कि आपको रैंक दिला दे, हो सकता है कि ये आपके मार्क्स एकदम बढ़ा के, जहां कोई स्ट्रगल कर रहा है इस पेपर के कारण क्लियर करने में, हो सकता है ये पेपर आपका कारण बन जाए सीए बनने में। ऑल द वेरी बेस्ट।